अध्याय 3। जादू ने यात्रियों को चकित कर दिया। राजकुमारी ओज़मा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ओगाबू की सेना, जिसका नेतृत्व उनकी महत्वाकांक्षी रानी कर रही थी, उसके राज्य को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसकी खूबसूरत लड़की शासक अपने लोगों के कल्याण में व्यस्त थी और उसके पास एंड सोफोर्थ और उसकी विश्वासघाती योजनाओं के बारे में सोचने का समय नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति था जो लगातार उसकी भूमि की शांति और खुशी की रक्षा करता था, और वह थी राज्य की आधिकारिक जादूगरनी ग्लिंडा द गुड। अपने शानदार महल में, जो एमरल्ड सिटी के बहुत दूर उत्तर में स्थित है, जहां ओज़मा अपना दरबार लगाती है, ग्लिंडा के पास एक अद्भुत जादुई रिकॉर्ड बुक है, जिसमें कहीं भी घटित होने वाली प्रत्येक घटना उसके घटित होते ही छप जाती है। 29 छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें इस किताब में दर्ज हैं। अगर कोई बच्चा गुस्से में पैर पटक देता है, तो ग्लिंडा इसके बारे में पढ़ती है। अगर कोई शहर जल जाता है, तो ग्लिंडा इस तथ्य को अपनी किताब में दर्ज करवाती है। जादूगरनी प्रतिदिन अपनी रिकॉर्ड बुक पढ़ती थी, और इसलिए उसे पता था कि ओगाबू की रानी एनसोफोथ ने मूर्खतापूर्वक 16 अधिकारियों और एक निजी सैनिक की एक सेना इकट्ठी की थी, जिसके साथ वह उसकी भूमि पर आक्रमण करने और उसे जीतने का इरादा रखती थी। कोई खतरा नहीं था, सिवाय इसके कि ओज़मा, ग्लिंडा द गुड और ओज़ के शक्तिशाली जादूगर की जादुई कलाओं द्वारा समर्थित दोनों उसके पक्के दोस्त आसानी से एन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली सेना को हरा सकते थे। लेकिन किसी भी तरह के झगड़े या लड़ाई से ओज़ की शांति भंग होना शर्म की बात होगी। इसलिए ग्लिंडा ने ओज़मा या किसी और से इस मामले का जिक्र तक नहीं किया। वो बस अपने महल के एक बड़े कक्ष में चली गई, जिसे मैजिक रूम के नाम से जाना जाता है, जहां उसने एक जादुई अनुष्ठान किया, जिसके कारण ओगाबू से निकलने वाला पहाड़ी दर्रा कई मोड़ और मोड़ लेता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जब एन और उसकी सेना दर्रे के अंत में पहुंची, तो वे ओज़ की भूमि में बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इलाके में थे जो ओज़मा के क्षेत्र से बिल्कुल अलग था और एक अदृश्य अवरोध द्वारा ओज़ से अलग था। जैसे ही ओगाबू लोग इस देश में आए, जिस दर्रे से वे गुजरे थे वो उनके पीछे गायब हो गया और यह अब अस्तित्व में नहीं रहा। 3-0 संभावना है कि वे कभी ओगाबू की घाटी में वापस अपना रास्ता खोज लेंगे। वे वास्तव में अपने आसपास के माहौल से बहुत हैरान थे और उन्हें नहीं पता था कि किस रास्ते पर जाना है। उनमें से कोई भी कभी ओज़ नहीं गया था, इसलिए उन्हें ये समझने में कुछ समय लगा कि वे ओज़ में नहीं थे, बल्कि एक अज्ञात देश में थे। कोई बात नहीं, एन ने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, हमने दुनिया को जीतने के लिए शुरुआत की है, और यह उसका एक हिस्सा है। समय के साथ, जब हम अपनी विजय यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, तो हम निस्संदेह ओज़ तक पहुंचेंगे, लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक हम जिस भी भूमि पर खुद को पाते हैं, उसे जीत सकते हैं। मेजर केक ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमने ये स्थान जीत लिया है, महाराज? बिल्कुल, एन ने कहा। अभी तक हम किसी से नहीं मिले हैं, लेकिन जब मिलेंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि वे हमारे गुलाम हैं। जनरल एप्पल ने कहा, और उसके बाद हम उनकी सारी संपत्ति लूट लेंगे। उनके पास शायद कुछ भी न हो, प्राइवेट फाइल्स ने आपत्ति जताई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे हमसे लड़ेंगे। वैसे ही शांतिपूर्ण विजय बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगी, रानी ने कहा। चिंता मत करो, हम लड़ सकते हैं, चाहे हमारे दुश्मन लड़े या न लड़े, और शायद हमारे लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा कि दुश्मन तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। यह एक बंजर देश था और यात्रा करने के लिए बहुत सुखद नहीं था। इसके अलावा उनके लिए खाने के लिए बहुत कम था, और जैसे जैसे अधिकारी 3 एक भूख लगने पर वे चिड़चिड़े हो गए। अगर वे अपने घर का रास्ता खोज पाते तो उनमें से कई लोग भाग जाते, लेकिन चूंकि ओगाबू लोग अब एक अनजान देश में पूरी तरह से खो चुके थे, इसलिए उन्होंने अलग होने के बजाय एक साथ रहना ज्यादा सुरक्षित समझा। रानी एन का स्वभाव, जो कभी बहुत अच्छा नहीं रहा, तीखा और चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि वह और उसकी सेना बिना लोगों या लूटपाट के पथरीले रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। उसने अपने अधिकारियों को तब तक डांटा जब तक वे रूखे नहीं हो गए, और उनमें से कुछ इतने बेवफा थे कि उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा।
दूसरों ने उन्हें मुश्किलों में डालने के लिए उसे फटकारना शुरू कर दिया और 3 दुखी दिनों के अंतराल में हर आदमी उगाबू की सुंदर घाटी में अपने बगीचे के लिए शोक मना रहा था। हालांकि फाइलें एक अलग तरह की साबित हुईं। जितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा, वे उतने ही ज्यादा खुशमिजाज होते गए और अधिकारियों की आहों का जवाब प्राइवेट की मजेदार सीटी से मिलता था। उनके सुखद स्वभाव ने रानी एन को काफी प्रोत्साहित किया और जल्द ही उन्होंने अपने वरिष्ठों की तुलना में प्राइवेट सैनिक से ज्यादा सलाह मशविरा करना शुरू कर दिया। तीर्थयात्रा के तीसरे दिन उन्हें पहली बार रोमांच का सामना करना पड़ा। शाम के समय अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और मेजर नेल्स ने कहा, कोहरा हमारी ओर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह कोहरा है, फाइल्स ने उत्तर दिया, पास आते बादल को दिलचस्पी से देखते हुए। मुझे तो ये राख की सांस जैसा लग रहा है। 32 राख क्या है? एन ने भयभीत होकर चारों ओर देखते हुए पूछा। एक भयानक जानवर जिसकी भूख बहुत भयानक है, सिपाही ने उत्तर दिया, सामान्य से थोड़ा पीला पड़ गया। मैंने कभी राख नहीं देखा है, लेकिन मैंने उनके बारे में कहानियों की किताबों में पढ़ा है जो मेरे बगीचे में उगते हैं, और अगर यह वास्तव में उन भयानक राक्षसों में से एक है, तो हम दुनिया को जीतने की संभावना नहीं रखते हैं। ये सुनकर अधिकारी काफी चिंतित हो गए और अपने सैनिक के पास एकत्र हो गए। ये चीज कैसी है? एक ने पूछा। फाइल्स ने कहा, मैंने किताब में जो भी राख की तस्वीर देखी वह धुंधली थी, क्योंकि किताब में जब इसे चुना गया था तब वह पूरी तरह पका नहीं था। लेकिन ये जीव हवा में उड़ सकता है और हिरन की तरह दौड़ सकता है और मछली की तरह तैर सकता है। इसके शरीर के अंदर आग की एक धधकती भट्टी है और राख हवा में सांस लेता है और धुआं छोड़ता है, जिससे मीलों तक आसमान में अंधेरा छा जाता है, चाहे वह कहीं भी जाए। ये 100 आदमियों से बड़ा है और किसी भी जीवित चीज को खा सकता है। अधिकारी अब कराहने और कांपने लगे, लेकिन फाइल्स ने उन्हें खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, आखिरकार जिसे हम अपनी ओर आते देख रहे हैं वह कोई राख नहीं हो सकता है, और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मुगाबू के लोग, जो उसकी परिलोक का हिस्सा हैं, मारे नहीं जा सकते। फिर भी कैप्टन बटन्स ने कहा, यदि राख हमें पकड़ ले और हमें छोटे छोटे टुकड़ों में चबाकर निगल जाए तब क्या होगा? 33 तब प्रत्येक छोटा टुकड़ा अभी भी जीवित रहेगा, फाइल्स ने घोषणा की। कर्नल बेंजो ने विलाप करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कोई मदद मिलेगी। हैमबर्गर स्टेक तो हैमबर्गर स्टेक ही है, चाहे वह जीवित हो या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये राख नहीं हो सकता है, फाइल्स ने दृढ़ता से कहा। जब बादल करीब आएगा तो हम जान जाएंगे कि यह राख की सांस है या नहीं। अगर इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं है तो शायद ये कोहरा है, लेकिन अगर इसमें नमक और काली मिर्च की गंध है तो ये राख है और हमें एक हताश लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। वे सभी उस काले बादल को भयभीत होकर देख रहे थे। कुछ ही देर में वह भयभीत समूह तक पहुंच गया और उन्हें घेरने लगा। हर किसी की नाक बादल को सूंघ रही थी और हर किसी को उसमें नमक और काली मिर्च की गंध महसूस हो रही थी। राख! प्राइवेट फाइल्स चिल्लाया और निराशा की चीख के साथ 16 अधिकारी जमीन पर गिर पड़े, तड़पने लगे और पीड़ा में कराहने लगे। रानी एन एक चट्टान पर बैठ गई और बादल का सामना और अधिक बहादुरी से किया, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फाइल्स के लिए उसने शांति से अपनी बंदूक लोड की और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि एक सैनिक को करना चाहिए। वे अब पूर्ण अंधकार में थे, क्योंकि आकाश और डूबते सूरज को ढकने वाला बादल स्याही की तरह काला था। फिर अंधेरे में 2 गोल, लाल रंग की चमकती हुई गेंदें दिखाई दी और फाइल्स ने तुरंत फैसला किया कि ये राक्षस की आंखें होंगी। उसने अपनी बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। बंदूक में कई गोलियां थीं, जो सभी एक ही स्थान से एकत्र की गई थीं। 34 ओगाबू में बेहतरीन बुलेट ट्री थी और वे बड़ी और सख्त थीं। वे राक्षस की ओर उड़े और उस पर वार किया, और एक जंगली, अजीब चीख के साथ राख नीचे फड़फड़ाता हुआ आया और उसका विशाल शरीर 16 अधिकारियों के शरीर पर गिर गया, जो उसके बाद पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाए। बुराई है मुझ पर, राख ने विलाप किया। देखो तुमने अपनी उस खतरनाक बंदूक के साथ क्या किया है।
मैं देख नहीं सकता, फाइल्स ने उत्तर दिया, क्योंकि आपकी सांस से बने बादल ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। मुझे मत बताओ कि यह एक दुर्घटना थी, राख ने फटकारते हुए कहा, जबकि वह अभी भी असहाय तरीके से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। ये दावा मत करो कि तुम्हें नहीं पता था कि बंदूक भरी हुई थी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, फाइल्स ने जवाब दिया। क्या गोलियों ने तुम्हें बहुत बुरी तरह घायल कर दिया? एक ने मेरा जबड़ा तोड़ दिया है, जिससे मैं अपना मुंह नहीं खोल सकता। आप देखेंगे कि मेरी आवाज़ बहुत कठोर और कर्कश लगती है, क्योंकि मुझे अपने दांतों को एक दूसरे से सटाकर बात करनी पड़ती है। एक और गोली ने मेरा बायां पंख तोड़ दिया, जिससे मैं उड़ नहीं सकता, और एक और गोली ने मेरा दाहिना पैर तोड़ दिया, जिससे मैं चल नहीं सकता। ये सबसे लापरवाह गोली थी जिसके बारे में मैंने कभी सुना है। क्या तुम अपने शरीर को मेरे कमांडिंग अफसरों से अलग नहीं कर सकते? फाइल्स ने पूछा। उनकी चीखों से मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारा भारी वजन उन्हें कुचल देगा। 35, 36, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, राख ने गुर्राते हुए कहा। मैं उन्हें कुचलना चाहता हूँ, अगर संभव हो तो, क्योंकि मेरा स्वभाव खराब है। अगर मैं अपना मुंह खोल पाता, तो मैं तुम सबको खा जाता, हालांकि इस गर्म मौसम में मेरी भूख कम हो गई है। इसके साथ ही राख ने अपने विशाल शरीर को बगल की ओर घुमाना शुरू कर दिया, ताकि अधिकारियों को आसानी से कुचल सके, लेकिन ऐसा करते हुए वह पूरी तरह से उनसे दूर लुढ़क गया और सभी 16 लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए और जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग गए। प्राइवेट फाइल्स उन्हें जाते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी आवाज़ से उसे पता चल गया कि वे भाग गए हैं, इसलिए उसने उनके बारे में चिंता करना बंद कर दिया। माफ़ करना अगर मैं अब तुम्हें अलविदा कहूँ, उसने राख से कहा। हम अपनी यात्रा जारी रखने की इच्छा के कारण अलग हो रहे हैं। अगर तुम मर जाते हो, तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि मुझे आत्मरक्षा के लिए तुम्हें गोली मारनी पड़ी। मैं नहीं मरूंगा, राक्षस ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं एक जादुई जीवन जी रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो। क्यों नहीं? फाइल्स ने पूछा। क्योंकि मेरा टूटा हुआ जबड़ा करीब 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, और फिर मैं तुम्हें खा पाऊंगा। मेरा पंख 1 दिन में ठीक हो जाएगा और मेरा पैर 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तब मैं पहले जैसा स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे गोली मारने और मुझे इतना परेशान करने के बाद, यह उचित और न्यायसंगत है कि तुम यहीं रहो और जैसे ही मैं अपना जबड़ा खोल सकूं, मुझे तुम्हें खाने दो। मैं आपसे असहमत हूँ, सैनिक ने दृढ़ता से कहा। मैंने उगाबू की रानी एन के साथ सगाई कर ली है। 37 मैं उसे दुनिया जीतने में मदद करूंगी, और मैं एक राख द्वारा खाए जाने के लिए अपना वचन नहीं तोड़ सकती। ओह, यह अलग बात है, राक्षस ने कहा। अगर तुम्हारा कोई काम है, तो मुझे तुम्हें रोकने मत दो। इसलिए फाइल्स ने अंधेरे में इधर उधर टटोला और कांपती हुई रानी का हाथ पकड़ लिया, जिसे वह फड़फड़ाते, आहें भरते राख से दूर ले गया। वे पत्थरों पर ठोकर खाते हुए आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उन्हें आगे का रास्ता धुंधला दिखाई देने लगा, क्योंकि वे उस भयानक जगह से दूर होते जा रहे थे जहां घायल राक्षस पड़ा था। धीरे धीरे वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए और सूरज की आखिरी किरणें एक खूबसूरत घाटी में फैलती हुई दिखाई देने लगी, क्योंकि अब वे राख की धुंधली सांसों से आगे निकल चुके थे। यहाँ 16 अधिकारी इकट्ठे थे, जो अभी भी डरे हुए थे और भागते हुए हाँफ रहे थे। वे केवल इसलिए रुके थे क्योंकि उनके लिए आगे भागना असंभव था। रानी एन ने उनकी कायरता के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई, साथ ही फाइल्स की हिम्मत की भी प्रशंसा की। हालांकि हम उससे अधिक बुद्धिमान हैं, जनरल क्लॉक ने कहा, क्योंकि भागकर हम अब दुनिया को जीतने में आपकी मुहिम की सहायता करने में सक्षम हैं, जबकि अगर फाइल्स को राख ने खा लिया होता, तो वह आपकी सेना को छोड़ देता। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे घाटी में उतर गए, और जैसे ही वे राख की नज़रों से ओझल हुए, पूरी टोली का उत्साह तेजी से बढ़ गया। शाम के समय वे एक नाले के पास पहुंचे, 38, जिसके किनारे रानी एन ने उन्हें रात के लिए शिविर बनाने का आदेश दिया था। प्रत्येक अधिकारी अपनी जेब में एक छोटा सा सफ़ेद तंबू रखता था। जब इसे जमीन पर रखा जाता था, तो ये जल्दी ही आकार में बढ़ जाता था,
जब तक कि यह इतना बड़ा नहीं हो जाता था कि मालिक इसमें प्रवेश कर सके और इसकी कैनवास की दीवारों के भीतर सो सके। फाइल्स को एक बस्ता ले जाना पड़ता था, जिसमें न केवल उसका अपना तंबू था, बल्कि रानी एन के लिए एक विस्तृत मंडप, एक बिस्तर और कुर्सी और एक जादुई मेज के अलावा था। यह मेज, जब एन के मंडप में जमीन पर रखी जाती थी, तो बड़े आकार की हो जाती थी, और मेज के एक दराज में रानी के अतिरिक्त कपड़ों, उनके मैनिक्योर और शौचालय के सामान और अन्य आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति होती थी। शाही बिस्तर शिविर में एकमात्र था, अधिकारी और निजी लोग अपने तंबू के खंभों से जुड़े झूलों में सोते थे। बैग में उगाबू का शाही प्रतीक वाला एक झंडा भी था, और यह झंडा फाइल्स हर रात अपने डंडे पर फहराते थे, ये दिखाने के लिए कि जिस देश में वे थे, उसे उगाबू की रानी ने जीत लिया था। अब तक उनके अलावा किसी ने भी झंडा नहीं देखा था, लेकिन इन इसे हवा में लहराते देखकर खुश थी और खुद को पहले से ही एक प्रसिद्ध विजेता मानती थी।